मुझे कंफर्मेशन मैसेज भेज दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अगर एक आवाज़ मेरी ठीक आ रही है तो प्लीज़ एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दें। जी मुझे बता दें, आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो एक ओके लिख के भेज दें कंफर्मेशन मैसेज प्लीज़। आवाज़ सही नहीं है तो वो भी बता दें। ओके, ठीक है बिल्कुल। थैंक यू मनाइल। ओके, ठीक है हम शुरू कर रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्लास है, हमने कहा था मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे इस क्लास की। जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए प्लीज़ उसी वक्त मुझे रोक देगा और बोलेगा कि पूछ लें, मैं चाह रहा था रिकॉर्ड हो जाए, इसी वजह से थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि आवाज़ का मसला चल रहा था। नाउ आई एम एट अ प्लेस जहाँ मुझे उम्मीद है कि आवाज़ थोड़ी ठीक आ रही है। अगर मसला हुआ आवाज़ का या किसी भी कॉन्सेप्ट का जो समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देगा ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें। ओके देन। हमने 4 सेक्टर मॉडल पढ़ा है और 4 सेक्टर मॉडल को ही हम आगे लेके चलेंगे फाइनली। अच्छा, इसमें टैक्सेस फंक्शन और गवर्नमेंट के फंक्शन तो हम देख ही चुके थे। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को हम ऐड कर चुके हैं, वो डायग्राम आपके पास बनी हुई है, मैं दोबारा वो नहीं बनाऊंगा, वो पूरी सर्कुलर फ्लो आपको पता है कैसे होगा। और हमने ये कहा था कि इफ एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर देन टोटल विड्रॉल्स, और विड्रॉल कौन कौन से, सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स शुड बी इक्वल टू मेरे जुमला कंप्लीट करना है आपने, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड क्या लिखूं यहाँ पे बेटा जल्दी से बताना। और ये तीनों हैं आपके विड्रॉल्स, ये तीनों जो है ये है विड्रॉल्स। और ये तीनों जो है ये क्या है, इंजेक्शंस। तीसरा मैंने लिखा नहीं है, आप खुद बताएंगे क्या है जल्दी से। एक्सपोर्ट्स बेहतरीन, ठीक है, एक्स वजह एक्सपोर्ट्स। ओके अच्छा, अब मैं हम इन सेविंग और टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंडिविजुअली हम देख चुके हैं, जल्दी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखेंगे एंड देन विल गो टू द मैथ्स, द मैथमेटिक्स साइड। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो आपको ये मैं बता दूं इंपोर्ट जो है इसका फॉर्मूला जो बनेगा एम वुड बी इक्वल टू, अब एम जो है इंपोर्ट्स ये भी इंड्यूस्ड है, इंपोर्ट्स भी इंड्यूस्ड है, तो समथिंग टाइम्स वाई। अब इसको आप कर लें स्मॉल स्मॉल एम टाइम्स वाई, इनकम का कुछ प्रोपोर्शन, तो टोटल इंपोर्ट्स हम बोलेंगे और इंड्यूस्ड, ठीक है। और ये जो स्मॉल एम है, दैट स्मॉल एम, ये स्मॉल एम रिप्रेजेंट किससे करेगा, एमपीएम को। व्हाट इज एमपीएम, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, कि व्हेनेवर योर इनकम इंक्रीजेस, whenever your income increases, how likely are you, what proportion of your income will you spend on, what proportion of your income will you spend on imported goods, ठीक है। तो M represents marginal propensity to import, ठीक हो गया। तो वही है इनकम का सर्टेन प्रोपोर्शन, इसमें कोई ऑटोनोमस पार्ट नहीं है। ओके यहाँ तक ओके लिख के भेजें, मुझे इंटरेक्टिव चाहिए बेटा ये क्लास, अगर आप लोग सुन रहे हैं प्लीज ओके लिख के भेजें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। इसमें मैं थोड़ा ज्यादा कवर करना है, मैथमेटिक्स साइड कवर करनी है, आधा घंटा हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो कोई मसला तो पूछ लें अभी। उसके हाथों से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा नाउ इन दिस केस देयर आर टू फोर्सेस, ठीक है। द फर्स्ट फोर्स कैलकुलेट एंड द सेकंड फोर्स, अच्छा ठीक है।
ओके ठीक है, तो हम इंपोर्ट समझ में आ गए। एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड, एक्सपोर्ट फंक्शन में कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल वैसी तरीके से हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि ये हमारी इनकम पे डिपेंड ही नहीं करते, एक्सपोर्ट्स डू नॉट डिपेंड ऑन आवर इनकम, तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट्स आर ऑटोनमस। ऑल एक्सपोर्ट्स आर ऑटोनमस, दे डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द फॉरेनर्स। फॉरेनर्स की इनकम पे डिपेंड करते, तो हमारे लिए तो ऑटोनमस है, ऑटोनमस। किसी को मसला है इस चीज में? ऑल एक्सपोर्ट्स आर ऑटोनमस। ओके, एक्सपोर्ट्स की कोई फिक्स वैल्यू होगी, स्मॉल, आप एक्स नॉट से डिफाइन कर लें इसको, ठीक हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं इंपोर्ट का ग्राफ बनाता, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको मुझे पता है, उम्मीद है कि ये आता होगा, अगर मैं इनकम लिखूं या इंपोर्ट लिखूं, ग्राफ कैसे बनेगा, जल्दी से कोई बता देगा? हाउ वुड वी ड्रॉ दिस ग्राफ? आई एम होपफुल कि अब आप बता सकते हैं। नाउ वी आर डन विद सो मेनी ग्राफ्स कि आप एक इक्वेशन देख के ग्राफ तो बता ही सकते हैं कैसा बनेगा। कैसा बनेगा इस ग्राफ के बारे में दो चीजें बता दें, स्टार्ट कहाँ से होगा और आगे क्या होगा इसके साथ। m इज इक्वल टू m टाइम्स y, इंपोर्ट का ग्राफ बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम, कैसा बनेगा ग्राफ? अपर स्लोपिंग फ्रॉम ओरिजिन, बेहतरीन मनाइल, बेहतरीन ओरिजिन से स्टार्ट, अपर स्लोपिंग अरीज, बहुत आला, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और अगर आपने जवाब नहीं भी दिया लेकिन आप यही सोच रहे थे, तो आपको भी थैंक यू और बहुत आला, क्योंकि आपने सही किया। ऐसे बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और मुझे को ये बता दें, ये ग्राफ कैसे बनेगा अगर मैं एक्सपोर्ट का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट का ग्राफ बनेगा जब ओके। मेरी बात सुने, आवाज आ रही है आपको फिर से? तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दें, रिफ्रेश हो गया सब कुछ, इंटरनेट शायद दोबारा फ्लक्चुएट किया था। तो अगर आवाज आ रही है तो मुझे बता दें, और मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, जल्दी से बता दें। हॉरिजॉन्टल, बेहतरीन, थैंक यू। सही है ना कुछ हद तक, एक्सपोर्ट इस तरीके से, तो दिस इज और एक्स नॉट रिगार्डलेस ऑफ इनकम। मैं लिख रहा था यहाँ पे कि दे डू नॉट डिपेंड ऑन आवर नेशनल इनकम। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड इज आवर, बिकॉज they do depend on the income, but income of the foreigners। सही है ना, क्योंकि उनके लिए जो इंपोर्ट्स होंगे वो तो क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे, उनकी इनकम पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट आर ऑटोनोमस बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन आवर इनकम। ओके, एक ओके भेजें। अब मैं सारी मैथमेटिक्स पे हमारे मैथमेटिक्स एंड ग्राफ्स एंड व्हाट नॉट, सो यहाँ तक सब फॉलो करेंगे। तो एक कंफर्मेशन मैसेज प्लीज। आवाज सही आ रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक ओके लिख के भेज दें। अब हम नंबर्स की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखें, ओके, अज्यूमिंग, मैं यहाँ पे एक assumption देता हूँ ताकि हम समझ सकें assumption के साथ। अज्यूमिंग, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? दो कर रहे हैं। नंबर वन, या छोड़ें, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कि आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम में चेंज आया है $1 का, टोटल इनकम में चेंज आया $1 का, ठीक है।
अब इस इनकम में से दो चीजें होंगी सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, हमें पता है कि हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें पता है कि हम जो है वो कंजम्पशन पे भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं एक वो भी बता देता हूँ। अगर आपको गिवन है कि एमपीसी, यार यहीं पे कर लेते हैं, शुरू करते हैं इस तरीके से कि एमपीसी गिवन है कि आपको बता दिया उन्होंने कि योर एमपीसी 0.9 फॉर एग्जांपल या 0.8, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं एमपीएस कितना होगा जल्दी से, व्हाट वुड बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर एमपीसी 0.8 है, एमपीएस कितना होगा, मैं वापस आ रहा हूँ वहां पे, एमपीएस बता दें कितना होगा अगर कंफ्यूज नहीं हुआ अभी तक। एमपीसी बस 0.8 है, एमपीएस कितना होगा 0.2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये डेटा गिवन है, सही है, आपका डेटा, ये असम्पशन सारी, और आपको ये बताया हुआ है कि द टैक्स रेट टी, स्मॉल टी से जिसको डिनोट करते हैं, दैट इज 0.1। और इसको ना आप कभी कभार एमआरटी भी देखेंगे बुक्स में, तो मैं इसको लिख देता हूँ मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन। ये वही है स्मॉल टी से जिसको हमने डिनोट किया था, इट इज एमआरटी, ये स्मॉल टी, दैट इज फॉर एग्जांपल 0.1। क्या मतलब है, इनकम का 10% टैक्स हो जाएगा, यही मतलब है, ठीक है। ओके, और उन्होंने ये बोला हुआ आपको एक और चीज दी हुई है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अब पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, मैं डायरेक्ट एमपीएम लिख सकता था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट गिवन है, कितनी गिवन है, दैट इज 0.25, 0.25, ओके। यहाँ तक किसी को मसला है, मैं अब इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आगे। डेटा समझ में आ रहा है, डेटा में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इस सब को देख के इक्वेशन बनाना चाहूँ तो वो तो बन जाएंगी, लेकिन अभी आपके टोटल डेटा है। अब मैं आपको पूरी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वेशन बताऊंगा किस तरीके से बनेगी। उससे पहले जरा समझ लें जो हमने शुरू किया था कि इफ योर टोटल इनकम चेंज इन इनकम इज इक्वल टू $1। अगर आपकी पूरी इनकम जो है वो बड़ी है $1 से, ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितने से बड़ी होगी गिवन द डेटा। अगर आपकी इनकम बड़ी है $1 से, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितने से बड़ी होगी। एंड व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम बाय द वे, जी डिस्पोजेबल इनकम कितने से बड़ी होगी एंड व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो चेंज इन इनकम इज $1, ऊपर डेटा दिया हुआ है बहुत सारा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा है आपका सारा, ये डेटा इसको हम इनपुट कर रहे हैं, डेटा के लिए इसको असम्पशन स्केल है, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम जो है वो $1 से बड़ी है, तो बाय हाउ मच योर डिस्पोजेबल इनकम विल इंक्रीज गिवन द डेटा। 0.9, बिल्कुल ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम माइनस टैक्स, बेहतरीन, 0.9 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर 0. मैं इसमें अगर एरो बना के बोलूं भाई कि यार इस $1 में से क्या हुआ, द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन वाज 0.1, ठीक है। देयरफॉर एक्चुअली द चेंज in my disposable income was equal to $0.9, 0.9, सही है ना, समझ में आ रही है बात। $1 से इनकम बढ़ी, सबसे पहले टैक्स दे दिया हमने उसमें से। अब ये है ना टेक होम इनकम, इसमें से मैं सारे खर्चे करूंगा, किसी को मसला, सही है ना। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही से कॉपी करना इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको इससे इंशाल्लाह सब कुछ। अब दिस इनकम इज एक्चुअली द इंक्रीमेंट इन माय टोटल इनकम, बिकॉज ये तो मेरे पास आया ही नहीं ना, ये तो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब इसके ऊपर
ये जो भी मेरी इनकम बढ़ी है, इस पे मैं इस इनकम के साथ आई विल कंज्यूम समथिंग एंड आई विल सेव समथिंग। ये होता है ना आम आदमी की जिंदगी। पहले तो आप टैक्स देते हैं बेटा, सही है। अब जो बच गया उसमें आप बोले यार कुछ कंजम्पशन भी करनी है, कुछ सेविंग भी करनी है। इतनी मुश्किल जिंदगी है। तो नाउ दिस इंक्रीमेंट इन डिस्पोजेबल इनकम विल बी यूज्ड किस तरीके से कि दिस will use to consume something which we'll call MPC, the marginal propensity to consume, and this will be used to save something. किसी को मसला है यहाँ तक? What is MPC by the way? हमने MPC क्वेश्चन में जो दिया वो 0.8 है और MPS 0.2 है। इस MPC का मतलब क्या था? मैं आपको याद दिलाता हूँ। इस MPC का मतलब था कि whatever the change in income, 80% of it would be used to consume and 20% of it would be used to save. मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ती $1 से तो मैं बोलता कि मैं $0.8 जो है वो खर्च करूंगा और $0.2 कंज्यूम करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी इनकम $1 से नहीं बढ़ी, इस वक्त मेरी एक्चुअल जो इनकम बढ़ी है वो डिस्पोजेबल इनकम है ना, क्योंकि ये तो मेरा कुछ आया ही नहीं मेरे पास। दिस इज द एक्चुअल इंक्रीमेंट 0.9. Now I will be applying these proportions, these ratios on this number. तो अब मैं बोलूंगा अच्छा MPC जो है, कोई मुझे बता सकता है MPC कितना होगा इस वक्त? What would be the value of MPC? थोड़ा बहुत मैथ आ गया जी। MPC कितना होगा? नहीं 0.9 जी। MPC कितना होगा? यहाँ 0.8 लिखा हुआ डेटा में, लेकिन हमारा एक्चुअल MPC क्या है? 0.72। बेहतरीन है रीच, मैथ आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि now you will be consuming 80%. Okay, now you will be consuming 80% of the 90%. जो इंक्रीमेंट आया है उसका 80% आप कंज्यूम करेंगे। सिमिलरली 20% of the increment will be used to save. तो ये 0.8 और 0.9 जो लगेगा ये किस पे लगेगा? ये आफ्टर टैक्स इनकम पे लगेगा, ये डिस्पोजेबल इनकम पे लगेगा। ठीक हो गया? ओके तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0.72 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बता सकते? 0.18। तो फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। ओके उसके बाद मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ उसको बेटा ताकि कोई टेंशन ना हो। फाइनली असल में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम दो तरह कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन भी हमने ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। द इंक्रीमेंट ऑफ कंजम्पशन वुड बी डिवाइडेड into two parts. Some of it would be used for consuming the domestic goods and some of it would be used to consume the imported goods, MPM. तो that would be equal to जी। अच्छा यहाँ पे आपने ख्याल रखना करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपके पास डेटा, और डेटा क्या गिवन था? उसने कहा था भाई 0.25 इज MPM। तो आपको MPM जो भी लिखा हुआ है ना वो आप यहाँ पे लिख दें। MPM जो भी लिखा हुआ है दैट इज 0.25। ठीक है, मतलब 72% वुड बी यूज्ड, मतलब $0.72 वुड बी यूज्ड टू कंज्यूम, उसमें से 0.25 चले गया इंपोर्ट्स पे। तो यहाँ कितना आएगा एनीवन? जल्दी से 0.5 नहीं देख लो। नहीं 0.5 क्यों आएगा? 0.72 है ना, ये 0.72 में से 0.25 यहाँ चला गया तो बचा कितना? 25 है, सॉरी 0.25 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना था? 0.47 एग्जैक्टली, बेहतरीन।
0.47 कैसे निकाला 0.47? आपने क्या किया 0.72 माइनस 0.25 तो ये बच गया। कॉपी कर ले इसको बेटा, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन इससे क्लियर नहीं हो तो फिर दोबारा पूछ लेगा। स्टार्ट हम करेंगे इनकम में इंक्रीज से। ऑब्वियसली हमने $1 दिखाया ताकि चीजें थोड़ी आसान रहे। जब भी $1 बढ़ेगी इनकम, पहला काम होगा गवर्नमेंट बोलेगी हमारा हिस्सा दो। गवर्नमेंट का हिस्सा देने के बाद जो बच गया ये है आपके असल में इंक्रीमेंट इन इनकम, दैट इज 0.9। इस इंक्रीमेंट का 80% आपने बोला हम कंज्यूम करेंगे और 20% हम सेव करेंगे। एमपीसी वाज 0.8, एमपीएस वाज 0.2, तो 0.8 of the increment is actual consumption, 0.2 of the increment is actual savings। ठीक है, तो अब सेविंग की तो खैर है, ये चला गया बैंक में। अब जो एक्चुअल आप कंज्यूम करेंगे 0.72, इसमें भी दो हिस्से होंगे बिकॉज यू विल बी कंज्यूमिंग फ्रॉम योर लोकल प्रोड्यूसर्स एंड कुछ चीज आप इंपोर्ट करेंगे। कैसे? अब ये हमने बोला ये फिक्स होगा हमेशा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एमपीएम बता दिया 0.25, तो ये आपने बोल लिया 0.25 इतना है, तो अपना घर वालों के लिए कितना बचा 0.47। तो इसका ये मतलब है कि जब भी $1 इनकम बढ़ती है $0.47 कंजम्पशन पे जाता है, बाकी सब यहाँ का वहां हो जाता है। जब भी किसी की इनकम $1 बढ़ेगी, एक्चुअल लोकल कंजम्पशन जो बढ़ेगी इकोनॉमी में वो 0.47 से बढ़ेगी, बाकी तो आपने देख लिया क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द टोटल इनकम ऑफ $1, इसको देखें भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, टोटल इनकम ऑफ $1 में से कहाँ गया 0.1 was taxes plus 0.18 was your savings, इसको भी डॉलर के साथ लिखते हैं, प्लस 0.25 was your imports, the remaining you got was 0.47, this is basically your actual domestic consumption। तो हम ये कह सकते हैं the change in income would be divided into these 4 parts। ये change in income है, this was your MRT, marginal rate of taxation, this is your saving MPS, this is your propensity to import, and actually this is your consumption of domestic goods। और F2 is equal to 0.65, अभी 0.65 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 91 डिवाइड बाय 0. डी क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है। नहीं, एमपीसीडी में डी जो है दैट इज डोमेस्टिक कंजम्पशन, सीडी मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये हमने कल भी लिखा था क्लास में। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक और चीज 140, ठीक है, F2 is equal to, अब जरा इंपॉर्टेंट है समझने वाला, ठीक है, this is the force which are exerted by the legs। एक दो चीजें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम इसको खत्म की तरफ लेके चले। ठीक है, यहाँ तक ओके तो ओके लिख के भेज दे, कोई मसला है तो पूछ ले पहले, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ ले। ठीक है, हाँ जी, बाकी जो स्टूडेंट्स ने कॉपी करनी है, ठीक है, क्लियर है तो ओके लिख के भेज दे। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्लासेस है कोई? इसके बाद क्लास है आफ्टर द ब्रेक हो गया ना? ओके फाइन, आफ्टर ब्रेक होगी। हमसे देखिए आई टू बेटा 3 दिन की, हाँ हमसे देखिए आई टू ओके, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा देखिए, अब एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए, 15 मिनट है हमारे पास, हम सुकून से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं।
ओके अच्छा, कल मैं कोशिश करूंगा कि फिजिकल क्लास रखवा सकूं, होगी तो आपको बता दी जाएगी, ताकि हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लें फाइनली, और थोड़ा सा फिजिकली भी समझ लें। अच्छा, नेशनल इनकम जो होती है ना, मैं फिर से लिख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, 5-6 बार लिख चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। एग्रीगेट इनकम is equal to, if aggregate income is equal to aggregate expenditure, then total withdrawal should be equal to total injection. सही है ना, ये हमने पहले भी लिखा था, प्रूव भी किया था, आई थिंक आज की क्लास में भी लिखा था। टोटल विड्रॉल शुड बी इक्वल टू टोटल इंजेक्शंस। विड्रॉल को भी रिप्रेजेंट विद डब्ल्यू, इंजेक्शन को रिप्रेजेंट विद जे। विड्रॉल आपको पता है ये तीन है, सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। इंजेक्शन है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं जरा सा प्रूव करूंगा एक तरीके से यूजिंग इक्वेशंस। सही है, अब ये आपने फॉलो करना है, ये टेबल जो मैं पूरा बनाऊंगा फॉलो करना है इसको। ये डाटा मुझे कल यही वाला चाहिए ताकि हम क्लास में इसी को कंटिन्यू कर सकें। ओके, जो मैं लिख रहा हूँ कॉपी करते हैं इसके साथ ताकि आपका डाटा पूरा हो जाए। इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? वी आर ओपन टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, मतलब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। विद गवर्नमेंट मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। The total expenditure in the economy, aggregate expenditure in the economy is equal to consumption, investment, government expenditure and net exports. ठीक है, अब समझें, with टैक्स रेट इज इक्वल टू 10%, अगर टैक्स रेट है 10%, मैं वही वैल्यूज यूज कर रहा हूँ जो हम कर चुके हैं। आपको कंजम्पशन फंक्शन जो बन जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन that would be equal to, for example, 100 plus 0.8 is MPC, जैसा अभी हमने किया था, जैसे इस एग्जांपल में किया था, मैं इसी एग्जांपल को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 0.8 वाज योर MPC, राइट? ठीक है, और 100 क्या है? योर ऑटोनोमस कंजम्पशन। 100 प्लस 0.8, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट वाई नहीं लिख रहा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि पहली चीज से होती है टैक्सेस, तो टैक्सेस हटाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टैक्सेस हटाए थे, 1 में से 0.1 माइनस किया था और फिर एमपीसी अप्लाई किया था 0.8 को 0.9 पे। 0.9 कहाँ से आया था? पहले हमने 1 में से 0.1 माइनस किया, which was 0.9, then the MPC of 0.8 was applied on this ना। तो इसीलिए अब इसको मैं फॉर्मुलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बना रहे हैं पूरा। तो वो क्या है? 0.8 into 1 minus t times y, 1 minus c, 1 minus the tax rate। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो दैट वुड बी c is equal to 100 plus 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 0.1 times y, और वही आंसर आएगा जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। 0.8 into 0.9 will give you 0.72 y। तो एक्चुअल में जो आप कंजम्पशन पे खर्च करेंगे वो 0.72 है, 0.72, ठीक है, वो ये वाला 0.72 ये वही है। ओके, कंजम्पशन डन। कंजम्पशन फंक्शन तक किसी को मसला तो पूछ लें, अभी पूरी कहानी चलेगी बेटा इस पेज पे, ये आपने कॉपी करते रहना साथ साथ। यहाँ तक ओके तो ओके लिख के भेज दे। और कंजम्पशन फंक्शन का मैं एक वो बना दूं जेनेरिक फॉर्म, दिस वुड बी c इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स 1 माइनस c टाइम्स y। इसको भी लिख ले, तो 1 माइनस c हमेशा यूज होगा क्योंकि टैक्स हटने के बाद अप्लाई होगी आपकी जो एमपीसी है। यहाँ तक ओके तो ओके लिख के भेज दे होपफुली, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। इन्वेस्टमेंट सिंपल, इन्वेस्टमेंट हमें पता है ऑटोनोमस है ना, CIGX की बात कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, तो वो आपको हमेशा एक नंबर दिया हुआ होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 250, इन्वेस्टमेंट को फिक्स कर दें 250 पे।
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 250, सही है, कोई भी उन्होंने वैल्यू दे दी आपको। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमने कहा ऑटोनोमस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऑटोनोमस चीजों की तो कोई टेंशन नहीं है, तो एक फिक्स वैल्यू गिवन होगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम अगर इक्वल करते हैं 170 के, फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, अब ये एक्स माइनस एम, ठीक है। एक्स माइनस एम, इसमें भी एक्स जो है वो ऑटोनोमस है, एम जो है वो इंड्यूस्ड है, तो एक्स माइनस एम के लिए पूरा फंक्शन बना लेते हैं, एक्स माइनस एम दैट इज इक्वल टू ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स जो है वो रख लें 540 माइनस इंपोर्ट्स का एमपीएम वही रखें जो हमने पीछे रखा था, दैट वाज 0.25 वाई। सब फॉलो करें इसको, ये पूरी इक्वेशन चल रही है, हमने सी आई जी एंड एक्स माइनस एम चारों के लिए बना लिया, ओके। तो व्हाट इफ आई से कि यार गिव मी एन इक्वेशन फॉर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नाउ, give me an equation for aggregate expenditure now. Aggregate expenditure, this we know is equal to C I G and x minus m, तो ऐड कर दें इनको, given everything, C की जगह C की इक्वेशन लिख दें, that would be 100 plus 0.72 y, ठीक है, प्लस I जितना था वो लिख दें, I was 250, government expenditure was fixed, that was 170, x minus m की जो वैल्यू थी वो थी 540 minus 0.25 y। ये इतना मुश्किल नहीं है बेटा, ये बस वही मैथ से जो आपको आती है, कोई इतनी हार्ड नहीं है। अभी तक हमने बस एक और फॉर्मूला में देखना, बाकी हमें सब आता है। इसको ऐड कर दें यार, मुझे फाइनल बता दें क्या होगा, ये ऐड करना आपको आना चाहिए जी। इन सबको ऐड करें एंड गिव मी व्हाट आई शुड राइट हियर, यहाँ क्या लिखूं। जी ऐड करें प्लीज, और मुझे बताएं क्या आएगा यहाँ पे। कैलकुलेटर चाहिए होगा आप लोगों को, करें मुझे बताएं फाइनल आंसर क्या आ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर की इक्वेशन बन सकती है ना हमारी, हमने सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दिया, तो उनकी इक्वेशन हमें पता है सारी, एनोनिमस हो या इंड्यूस हो, अब उनको हम ऐड कर रहे हैं ताकि हमें एक पूरी इक्वेशन मिल जाए, वन इक्वेशन फॉर द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। वन जीरो सिक्स जीरो प्लस 0.47 वाई, ठीक है। कोई और कंफर्म कर देगा कि सही बोल रही है। 1060 plus 0.47y. This is your aggregate expenditure in the economy.
0.47। ठीक है, मनाहिल भी कह रही है बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। द आंसर इज करेक्ट। दिस इज योर इक्वेशन फॉर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ दरअसल, लास्ट एक दो चीजें, विल एंड दिस देन, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में जो कि फिजिकल होगी। लेकिन मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ये वापस नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ये आपको पढ़ के आना है, हमें बस खत्म करना है इस चैप्टर को। ठीक है, ओके। हमें ये पता था कि S प्लस T plus M should be equal to S plus T plus M should be equal to I plus G plus X, where S, अच्छा S की इक्वेशन को भी बता सकते हैं, सिर्फ मुझे S की इक्वेशन बता दें, S क्या होगा, S would be equal to what, क्योंकि given C is equal to this, S की इक्वेशन क्या होगी, ये किसी ने बता दी, मतलब उसको समझ में आ गई मैथ सारी। जी, S की इक्वेशन को बता दे, मजा आ जाएगा। 170 नहीं, S what, how would we represent S? S is equal to what? अगर आपने ये सोच लिया खुद, S is equal, मैं आपको पूरा हिंट दे देता हूँ, ये नेगेटिव से शुरू होता है, समथिंग यहाँ पे आएगा, प्लस आएगा, फिर समथिंग टाइम्स y आएगा, क्योंकि ना a प्लस बी वाई होता है, वो नेगेटिव समथिंग के बाद होता है। जी, given this scenario, given this data, और given this everything, आप मुझे बता दें। माइनस ए प्लस 1 माइनस बी टाइम्स वाई, ये होता है, बिल्कुल ठीक है, होना तो यही चाहिए। लॉजिकली हमने यही पढ़ा भी है, लिखा भी है। अब इसमें बस एक एडिशन है, बस माइनस बी प्लस 1 माइनस बी टाइम्स वाई हो गया, लेकिन क्योंकि हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 माइनस बी को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी से टाइम्स वाई, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था। तो ए प्लस बी वाई था ना, बी के साथ हमने 1 माइनस टी, क्योंकि टैक्स हटने के बाद, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, टैक्स हटने के बाद, बाकी वही है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया तो बता दें, हम क्लास खत्म कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे यहीं से। ये लेक्चर देखते आना आपने, ताकि हम इसको कल वाइंड अप कर सकें इंशाल्लाह। मैं कल की टाइमिंग आपको बता दूंगा एडमिन से पूछ के। ओके देन, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।